लास्ट 2 टॉपिक्स में हमने ये बात किया था कि आखिर हमारा ऑफर क्या होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर और एक्सेप्टेंस क्या होता है। जब ये ऑफर और एक्सेप्टेंस मिल जाते हैं तो हमने बात की थी कि ये बन जाता है प्रॉमिस, और यही प्रॉमिस जब सामने वाले के लिए काम करता है एज अ कंसिडरेशन तो ये बन जाता है अग्रीमेंट, और जब ये अग्रीमेंट हो जाता है एनफोर्सेबल बाय लॉ तो हम इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम देखें तो जो डेफिनेशन दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट का वो भी एग्जैक्टली यही बात कहता है। सेक्शन 2 क्लॉज H के अंदर में डेफिनेशन दे रखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ऑफ द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जो कहता है एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो एक ऐसा अग्रीमेंट जो लॉ के अंदर एनफोर्सेबल होता है उसको हम नाम देते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिक फीचर तो हमारा क्लियर है कि एक अग्रीमेंट होगा और उस अग्रीमेंट को हम एनफोर्सेबल कर पाए विथ लॉ, तभी हम उसे कह पाएंगे एज एन कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर हम लोग आगे बात करें कि आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो एसेंशियल है, तो एक सेक्शन है अपना सेक्शन नंबर 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसने ये डिफाइन किया है कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे। अगर हम सेक्शन 10 को देखें तो सेक्शन 10 में कुछ 5-6 चीजें हैं जो बोलता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब होगा जब उसके अंदर ये एलिमेंट्स होंगे। क्या क्या? तो कहता है कि ऑल अग्रीमेंट्स are contracts if they are made with the free consent of parties competent to contract for a lawful object and consideration and not expressly declared to be void। जिसका मतलब ये हुआ कि एक अग्रीमेंट होगा वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी हो सकता है जब वो बन रहा है विद द फ्री कंसेंट ऑफ कॉम्पिटेंट पार्टीज फॉर अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन एंड नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। एक्सप्रेसली उसे वॉइड डिक्लेयर नहीं किया गया हो, तब हम कहते हैं कि हमारा एक अग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब इन सारे टर्म्स के बारे में थोड़ा ब्रीफ में हम अभी बात करेंगे, क्योंकि ये सारे टर्म्स आपके आगे के टॉपिक्स में कवर किए गए हैं। हमारा जो आगे का दोनों चैप्टर है उन दोनों चैप्टर्स के अंदर में हमें एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में ही बात करनी है। तो सबसे पहले जब इसने कहा कि हमारे पास एक अग्रीमेंट होना चाहिए, जब तक अग्रीमेंट नहीं होगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो कहता है कि एक अग्रीमेंट होना चाहिए। अब भाई अग्रीमेंट है मतलब ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों चाहिए, क्योंकि अग्रीमेंट बनने के लिए पहले एक ऑफर होता है, ऑफर की एक्सेप्टेंस होती है, प्रॉमिस बनता है, वो कंसिडरेशन का काम करता है, तब जाकर के अग्रीमेंट बनता है। मतलब अगर हम अग्रीमेंट बनाने की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों होना चाहिए। दूसरा टर्म कहता है फ्री कंसेंट। अब इसमें देखो 2 टर्म्स हैं, एक है फ्री और एक है कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब ये हुआ कि जो कंसेंट है वो फ्री होना चाहिए। किन चीजों से? सबसे पहले ये देखते हैं कंसेंट क्या है। कंसेंट के बारे में एक लैटिन टर्म रूल है जो बोलता है कंसेंसस एड इडम। इसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स, विच मीन्स कि जब 2 लोग किसी ऑफर एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं तो दोनों सेम चीज के बारे में बात कर रहे हो, जिसका कहना है सेम थिंग इन सेम सेंस। 2 लोग एक ही चीज के बारे में एक ही सेंस में सोच रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें तो अगर एक आदमी है जिसके पास लेट्स सपोज 2 गाड़ियां हैं,
एक लाल है और एक नीली है, रेड कार एंड ब्लू कार। अब अगर वो बोल रहा है दूसरे को कि भाई मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ, 10 लाख रुपए में खरीदोगे क्या? मेरे दिमाग में है कि मुझे लाल गाड़ी बेचनी है, सामने वाले का दिमाग में है कि वो नीली गाड़ी खरीद रहा है। अब क्या है कि दोनों अलग अलग चीजें सोच रहे हैं, सो इट इज नॉट द सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो कहा गया कि यहाँ पर कंसेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कंसेंट तब एग्जिस्ट करेगा जब दोनों पार्टीज एक ही चीज के बारे में सोच रहे हो। फिर दूसरी बात आई कि कंसेंट फ्री होना चाहिए। अब कंसेंट फ्री होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? तो कहता है कि कंसेंट में कुछ 5 चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए। मेरा जो कंसेंट है वो फ्री होना चाहिए, उसमें नहीं होनी चाहिए ये 5 चीजें। पहला बोलता है कोअर्जन। अगर कोअर्जन को थोड़ा सा लिटरल भाषा में समझे, बातचीत की भाषा में समझे, तो बोलता है डरा धमका करके नहीं होना चाहिए। दूसरा कहता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है, अगर सिंपल शब्दों में समझो, इन्फ्लुएंस मतलब हम जानते हैं जब हम किसी के कहने पे या किसी के बोलने के हिसाब से काम कर रहे हैं। जब मुझे मालूम है कि सामने वाला मेरे हिसाब से काम कर रहा है और मैंने उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, गलत तरीके से अपने फायदे के लिए, एडवांटेज के लिए इस्तेमाल किया, तो उसे कहा गया अनड्यू इन्फ्लुएंस। फिर आता है तीसरा टर्म जो कहता है फ्रॉड। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि फ्रॉड क्या होता है। फ्रॉड बहुत कॉमन शब्द है, एक ऐसी चीज जहां जानबूझ करके मैंने किसी को गलत इंफॉर्मेशन दिया, जहां इंटेंशन है सामने वाले को गलत जानकारी, गलत इंफॉर्मेशन देने की, ताकि वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए, दैट इज फ्रॉड। फ्रॉड का ही छोटा भाई होता है, इसको हम कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। अब फ्रॉड क्या है? फ्रॉड था इंटेंशनल, जहां मेरी इंटेंशन थी उसे गलत जानकारी, इंफॉर्मेशन देने की। और मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है? दिस इज अनइंटेंशनल। मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी, इच्छा नहीं थी, इंटेंशन नहीं था कि हम आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन दे, बट मुझे खुद ही नहीं पता था कि वट एवर आई एम सेइंग इज रॉन्ग। तो ये हो गया हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन। और लास्ट होता है, इसको हम कहते हैं मिस्टेक, गलती। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है विथ रिगार्ड्स टू द ऑब्जेक्ट, जिस चीज के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन गलत है समहाउ। मैंने किसी को गलत इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, मेरे खुद के पास वो इंफॉर्मेशन गलत है, दैट क्रिएट्स मिस्टेक। बोलता है इन 5 चीजों से आपका कंसेंट अगर ग्रसित नहीं है, इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, तब आपका कंसेंट फ्री कंसेंट माना जाएगा। डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में, 3rd यूनिट में। तीसरा कहता है कि मेरा जो पार्टीज होगा ना कॉन्ट्रैक्ट का, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट कहने का मतलब एलिजिबल, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो एलिजिबल होना चाहिए। कौन कौन एलिजिबल है? तो बहुत सिंपल बात बोलता है कि भाई एज ऑफ मेजॉरिटी होनी चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, और किसी दूसरे लॉ के अंदर में डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। जिस लॉ के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं उस लॉ के अंदर में वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। मेजॉरिटी एज नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि हमारे किसी ना किसी एक्ट के अंदर में यूजुअली एज डिफाइन होता है कि इससे बियॉन्ड अगर आपका एज है तभी आप ये काम कर सकते हैं। नहीं डिफाइन किया गया है, एक इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है उसके अंदर दे रखा है 18 ईयर्स नॉर्मली, एंड वेयर कोर्ट इज गार्जियन 21 ईयर्स। तो ये एज ऑफ मेजॉरिटी अगर मैंने क्रॉस कर ली है, देन आई एम एलिजिबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा बोलता है साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब बहुत सिंपल है। साउंड माइंड का मतलब ये नहीं जो पागल नहीं हो। साउंड माइंड का मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्ट करते समय अपना फायदा और नुकसान आइडेंटिफाई कर सके। जिस समय कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस समय हम अपने फायदे नुकसान को अगर समझ सकते हैं तो कहता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट
मेरा माइंड साउंड है। अगर मेरा माइंड साउंड नहीं है मतलब हम उस समय अपने फायदा और नुकसान को नहीं समझ पा रहे। आप बहुत तेज गुस्से में हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है क्या सही गलत। आई एम नॉट इन साउंड माइंड। किसी समय आप नींद से बस उठे ही हैं, पता नहीं सुबह हुआ रात हुआ पता नहीं चल रहा है, नॉट इन साउंड माइंड। तो एट द पॉइंट ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, अगर मेरे सोचने समझने की शक्ति काम नहीं कर रही है, हम अपना फायदा नुकसान नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं, देन आई एम सेड नॉट टू बी इन साउंड माइंड। लास्ट, डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए किसी स्पेसिफाइड लॉ के अंदर। अगर ये तीनों चीजें आपकी क्राइटेरिया फुलफिल हो रही हैं तो कहता है कि यू आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। फिर बोलता है लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। तो सीधा सीधा मतलब है जिस काम को करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वो लॉफुल होना चाहिए, जो मुझे उसके बदले मिल रहा है वो लॉफुल होना चाहिए। किसी को किडनैप करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इलीगल। आप दूसरे को किडनैप नहीं कर सकते। मुझे किसी को लेट्स सपोज मुझे किसी काम को करने के लिए कोई अनऑथोराइज्ड ड्रग्स मिल रहे हैं, कैन नॉट हैपन। क्यों? क्योंकि मेरा जो कंसिडरेशन है इट इज इलीगल, अनलॉफुल, नहीं हो सकता है। इसलिए कहा गया कि ना तो मेरा कंसिडरेशन और ना ही मेरा ऑब्जेक्ट, दोनों में से कुछ भी आपका अनलॉफुल नहीं हो सकता है। लास्ट कहता है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। वॉइड क्या होता है इसको पहले शॉर्ट में समझते हैं, बाद में आगे पढ़ना ही है। वॉइड का मतलब होता है कि वैसा कोई अग्रीमेंट जिसका की एनफोर्सेबिलिटी नहीं हो ड्यू टू एनी गिवन रीजन, ड्यू टू एक्सप्रेसली मेंशन इन द एक्ट भी हो सकता है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे अग्रीमेंट्स होंगे हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, कुछ ऐसे भी अग्रीमेंट्स होंगे जिनको एक्सप्रेसली पहले ही बोल दिया गया कि भाई ये तो वॉइड है, मतलब इसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता, जो कर लो, लेकिन इसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता। इसको हम कहते हैं एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। ये पांचों एलिमेंट जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होगा वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। अच्छा, अब होता क्या है ना कि हमारी अंडरस्टैंडिंग और सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ जरूरी नहीं है कि सेम हो। जब हमारी अंडरस्टैंडिंग सेम नहीं होगी तो दिक्कत यह है कि मैंने जो लॉ को समझा और इंटरप्रेट किया और उसने जो लॉ को समझा और इंटरप्रेट किया अलग अलग है, तो हमारा झगड़ा होगा। अब अगर लीगली हम किसी से झगड़ा कर रहे हैं तो हम तो कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे। जब हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं तो कोर्ट कुछ ना कुछ जजमेंट देती है हम दोनों के झगड़े के ऊपर बेस्ड ऑन व्हाटएवर द लॉ द एक्ट सेज। इसी तरीके के जजमेंट्स जहां पर लॉ का इंटरप्रिटेशन होता है, हम ये इंटरप्रेट करते हैं कि आखिर लॉ ने और लॉ मेकर्स ने क्या कहना चाहा उस एक्ट को बनाते समय में। इस तरीके के जो जजमेंट्स होते हैं, इन जजमेंट्स को हम कहते हैं केस लॉज। आगे लॉ लगा है विच मीन्स इट इज यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं है कि मैंने अलग समझ लिया आप अलग समझिए, नहीं, लॉ का काम होता है यूनिफॉर्मिटी। तो जब इंटरप्रिटेशन किसी लॉ का हो गया वही इंटरप्रिटेशन फॉलो किया जाएगा अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन द अंडरस्टैंडिंग और द सिनेरियो ऑफ द केस। तो कहा गया कि बहुत सारे ऐसे केस लॉज आए जिसमें कि एडिशनल एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया। जो हमने अभी 5-6 एलिमेंट्स पढ़े, इसके अलावा एडिशनल एलिमेंट्स को भी आइडेंटिफाई किया गया यूजिंग वेरियस केस लॉज। एक एक करके केस लॉ है, कहानी है, सुनते जाना। पहली कहानी है जिसमें कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय कम से कम 2 लोगों की जरूरत है। क्या ये बात लॉ में लिखी नहीं थी? स्पेसिफिकली नहीं लिखी थी, लेकिन क्या लिखी ही नहीं थी? भाई लिखी गई थी। क्यों? कहां?
तो हमें कहा गया ना कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक अग्रीमेंट की जरूरत है, और अग्रीमेंट जो होता है वो तभी आएगा पिक्चर में जब शुरुआत में एक ऑफर और उसका एक्सेप्टेंस होगा। हमने तो पहले भी पढ़ा कि जो ऑफर दे रहा है उसको कहा जाता है ऑफरर, और जिसे ऑफर दिया जाता है, जिसके तरफ से एक्सेप्टेंस आता है, उसको कहा जाता है ऑफरी। दो लोग तो हो गए, एक मेरा ऑफरर, एक मेरा ऑफरी। तो ऐसा तो नहीं है कि ये बात लिखी नहीं गई थी, बस स्पेसिफिकली नहीं लिखी गई थी। तो एक केस हुआ जिस केस के अंदर में ये चीज आई कि भाई आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो तभी बन सकता है जब दो पार्टीज आपके एग्जिस्ट कर रहे हो। तो ये किस केस में बात आई? तो ये बात आई स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एसेंट कंपनी। ये जो अपना रमन लाल एसेंट कंपनी है ये एक पार्टनरशिप है। अब पार्टनरशिप आप लोग जानते हैं, पढ़ करके आए हैं थोड़ा बहुत। पार्टनरशिप एक ऐसा एंटिटी, बिजनेस एंटिटी होता है जिसमें कहा गया कि पार्टनर एंड पार्टनरशिप मतलब फर्म आर नॉट सेपरेट एंटिटीज। ये दोनों सेम लीगल एंटिटी माना जाता है। हम पढ़ते हैं ना कंपनी के फीचर्स में, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, पर इन केस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म अलग अलग सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं कहे जाते। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर डिसॉल्यूशन हो रहा है फर्म का और फर्म के एसेट को हम लेके जा रहे हैं एज द पार्टनर ऑफ द फर्म, तो वो ट्रांसफर ऑफ द एसेट कैन नॉट बी डिफाइंड एज सेल। इस कहानी में इस डिसॉल्यूशन की वजह से जो ट्रांसफर ऑफ एसेट हो रहा था बिटवीन द पार्टनर एंड द पार्टनरशिप फर्म, उसको कहा गया सेल, और उसके ऊपर लगाया गया था सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स ऑफिसर ने बोला कि भाई हाथ बदल रहा है ना, पहले पार्टनरशिप फर्म के पास था, पार्टनर के पास जा रहा है, सो देयर हैज टू बी सम सेल्स टैक्स। तो बहुत बात करने के बाद जब सेल्स टैक्स नहीं दिया इन्होंने, तो इनके ऊपर केस हुआ, और केस में ये निकल करके आया कि अगर सेल्स ही नहीं है तो सेल्स टैक्स कहां से होगा? क्यों नहीं है सेल्स? क्योंकि सेल करने के लिए मुझे दो पार्टीज चाहिए, सेलर एंड बायर, जो मेरे पास नहीं है। मेरे पास बायर और सेलर एग्जिस्ट नहीं करते, तो सेल कहां से हुआ? और जब सेल नहीं हुआ तो सेल्स टैक्स नहीं लग सकता है। इसी केस के अंदर में ये बात स्पेसिफिकली बताई गई कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने से पहले या करने के लिए आपके पास दो सेपरेट पार्टीज होने चाहिए, तभी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। दूसरा जो केस हुआ वो केस है, इसका नाम है बैल्फर वर्सेस बैल्फर। अब जरा सा पहले ना केस के नॉमेनक्लेचर को समझते हैं, केस का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। इंडिया में जो केस लॉज होते हैं उन केस लॉज में पूरा नाम लिखा रहेगा। जैसे मान लो पल्लवी झा ने अगर केस किया मिस्टर वाई के ऊपर, तो केस का नाम लिखा होगा पल्लवी झा वर्सेस वाई, जो भी वाई का नाम है, राम श्याम हीरा वीरा जो भी नाम है, वट एवर द नेम। तो नाम क्या लिखाएगा? पल्लवी झा वर्सेस एक्स, पूरा नाम। लेकिन जब इंडिया के बाहर जाओ, यूके में या यूएस में जब केस लॉज लिखाया जाता है तो उसमें सिर्फ सरनेम होता है। तो अगर पल्लवी झा ने केस किया तो केस वुड बी नेम्ड एज झा वर्सेस एक्स, वहां पे सिर्फ सरनेम होगा। तो यहां पे दूसरी चीज समझना, यूजुअली जो नॉमेनक्लेचर होता है, पहला नाम जिसका लिखा गया, अब इसमें तो दोनों सेम ही दिखेंगे तुमको। पहले वाले केस में स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एसेंट कंपनी, जिसका नाम पहले लिखा जाता है वो बेसिकली होता है जिसने केस किया।
तो अगर स्टेट ऑफ गुजरात का नाम पहले लिखा गया है तो केस स्टेट ने किया, किसके ऊपर किया, तो उसे हम कहते हैं डिफेंडेंट, जो अपने केस को डिफेंड कर रहा है। तो केस हुआ बिटवीन स्टेट ऑफ गुजरात, इसने केस किया किसके ऊपर, रमनलाल एस एंड कंपनी के ऊपर केस किया। ठीक है, अब यहां पे नाम दिया है बैल्फर वर्सेस बैल्फर। इंडिया का केस नहीं है, इंडिया के बाहर का केस है। बोला कि ये जो केस है ये किया था मिसेस बैल्फर ने मिस्टर बैल्फर के ऊपर। मिस्टर बैल्फर के ऊपर मिसेस बैल्फर ने केस किया था। कहानी क्या है, कहानी सुनना, एकदम हिंदी मूवी वाली कहानी है। तो मिस्टर बैल्फर को एक जॉब ऑफर आई थी श्रीलंका से। उन्होंने जाके मिसेस बैल्फर को बोला कि ऐसा है कि मुझे ये जॉब करने के लिए श्रीलंका जाना पड़ेगा, तो देख लेते, अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है। मिसेस बैल्फर की तबीयत जरा ठीक नहीं रहती थी। उन्होंने बोला कि तुम श्रीलंका चले जाओगे तो मेरा कौन ध्यान रखेगा। उन्होंने बोला तुम टेंशन मत लो, मैं श्रीलंका में जब रहूंगा तो वहां से मैं तुम्हें कुछ पैसे भेजूंगा तुम्हारे मेंटेनेंस के लिए, तुम्हारा देखभाल करने के लिए, और जब मैं वापस आऊंगा ना तो मैं एक डायमंड नेकलेस लेके आऊंगा। ये दोनों बात उन्होंने बोला। मिसेस बैल्फर ने बोला चलो ठीक है जाओ, एंड ही वेंट। कुछ दिन तक तो बहुत अच्छा चल रहा था, सर पैसा भी भेज रहे थे मैडम को, मैडम में भी अपना ठीक ठाक रह रही थी। कुछ दिन हो गए, उन्होंने पैसे भेजने बंद कर दिए। अब थोड़े दिन बाद जब मिस्टर बैल्फर वापस आए तो मिसेस बैल्फर ने बोला कि भाई मेरा डायमंड नेकलेस कहाँ है, तुमने प्रॉमिस किया था वापस आओगे तो डायमंड नेकलेस लेके आओगे, और तुमने मुझे मंथली भेजा भी नहीं, पैसे तुम भेजने वाले थे। अब इस बात से परेशान होकर, गुस्सा होकर के मिसेस बैल्फर ने मिस्टर बैल्फर के ऊपर केस कर दिया कि भाई इन्होंने जो मुझसे प्रॉमिस किया था ये प्रॉमिस वो पूरा नहीं कर रहे। कोर्ट ने बोला कि मैडम ये आपका डोमेस्टिक मैटर है, इट इज नॉट लीगल रिलेशन जो क्रिएट हो रहा है। तो कौन सा रिलेशन है, तो इट इज अ सोशल रिलेशन। कोर्ट ने बोल दिया कि मैडम डोमेस्टिक मैटर है, लीगल नहीं है, ये सोशल रिलेशन है। अब बोलोगे मैम ये कौन सी नई बात आ गई, कोई नई बात नहीं है। ऑफर का डेफिनेशन पढ़े थे तो ऑफर के डेफिनेशन में लास्ट लाइन क्या लिखा था, विथ एन इंटेंट ऑन ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। सामने वाले का एसेंट लेके क्या करेंगे, सामने वाले का एसेंट लेकर के हम उसके साथ एक लीगल रिलेशन में एंटर करना चाह रहे थे ना, सो दैट द रिलेशन इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, अग्रीमेंट बिकम्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो जब तक वो लॉ के अंदर रिलेशन क्रिएट करने की बात नहीं कर रहा है तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल से समझो, अगर मान लेते हैं तुम घर के बाहर गए और पापा ने बोला कि भाई थोड़ा लौटते समय में 2 समोसे ले आना, जो पैसे बचेंगे तुम रख लेना, और लौटते समय तुम समोसा लाना भूल गए, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे। वाई? बिकॉज इट वॉज नॉट अ लीगल रिलेशन, इट वॉज सोशल रिलेशन। डांट पड़ सकती है, पिटाई पड़ सकती है, लेकिन केस नहीं होगा तुम्हारे ऊपर। केस कब होगा, जब मैंने ऑर्डर किया स्विगी से, जोमेटो से कि भाई मुझे 2 समोसे चाहिए और वो मुझे डिलीवर ना करे, दैट इज अ लीगल रिलेशन। वहां पर एक लीगैलिटी है बायर और सेलर की, सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रेसिपिएंट की। लेकिन पापा ने मुझे अगर बोल दिया तो दैट इज नॉट अ लीगल रिलेशन, वो एक सोशल अग्रीमेंट होगा। सोशल अग्रीमेंट की लीगल एनफोर्सिबिलिटी अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा एलिमेंट। तीसरा एलिमेंट बोलता है कि अगर मान लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट किसी स्पेसिफिक एक्ट के अंदर बनाया जा रहा है तो आपको उस एक्ट को भी मानना पड़ेगा और उसको तवज्जो देना पड़ेगा, इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, उसकी फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल से समझना, मान लो तुम्हें हेडेक हो रहा है, तुम जनरल फिजिशियन के पास गए, उसने कुछ दवा लिख दिया, टेस्ट वगैरह किया, बातचीत किया और बातचीत के बेसिस पे उसने कुछ दवा लिख दिया, और फिर तुम गए एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास, दिमाग का डॉक्टर, उसके पास गए, जो दिमाग का न्यूरोलॉजिस्ट माने जो दिमाग चेक करता है बेसिकली, उसके पास गए। उसने तुमको बोला कि भाई ये सब टेस्ट करा लो, ये सब टेस्ट करा करके मैं तुमको एक डायग्नोसिस दे दूंगा। टेस्ट कराने के बाद उसने तुमको कुछ अलग दवाइयां दी। खुद बताओ
कि तुम उस स्पेशलिस्ट की बात मानोगे या जनरल फिजिशियन की बात मानोगे? ऑब्वियसली स्पेशलिस्ट की। सिमिलर सेम चीज एक्ट के साथ भी होता है। कुछ एक्ट होते हैं जो जनरल होते हैं, जैसे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये जनरल है। और कुछ होता है स्पेशल एक्ट्स, जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है कि इंडिया में किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो मेरे हिसाब से बनाना पड़ेगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या बोलता है? ये कहता है कि इंडिया में अगर इमूवेबल प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर करने का कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो मेरे हिसाब से बनाओगे, विच मीन्स कि ये स्पेशल तरीके के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। ये स्पेशल तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि आपका ट्रांसफर तभी माना जाएगा व्हेन इट इज रिटन, साइंड, रजिस्टर्ड। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बोला कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। इसके बारे में आगे बात भी करेंगे हम लोग। अब इमेजिन करो कि मैंने एक जमीन बेचने के लिए किसी को कॉल किया कि हाँ भाई हम तुम्हारी जमीन 50 लाख रुपए में खरीदने के लिए तैयार हैं। फोन पे मैंने यस कर दिया, उसने भी यस कर दिया, बात खत्म हो गई। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोला? एक्सप्रेस मैनर में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, प्रॉमिस हो गया, कंसिडरेशन हो गया, इट इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या बोला कि जब तक इमूवेबल प्रॉपर्टी का अग्रीमेंट राइटिंग में नहीं होगा, साइंड नहीं होगा, रजिस्टर्ड नहीं होगा, वो एनफोर्सेबल नहीं हो सकता है। सो इन केस अगर कोई एडिशनल फॉर्मेलिटीज दिए गए हैं इन दी स्पेशल एक्ट, मुझे उसे फॉलो करना होगा, तभी वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल वैलिड होगा, अदरवाइज उसकी वैलिडिटी नहीं हो सकती है। अगला पॉइंट जो है वो कहता है दैट द मीनिंग शुड बी सर्टेन। मीनिंग सर्टेन होने का मतलब, जो हम लोग कंसेंट के बारे में बेसिकली बात कर रहे थे, कंसेंट में क्या बोला? कंसेंट में बोला था कि भाई जो चीज मैं सोच रहा हूं वही सामने वाला भी सोचना चाहिए, दोनों की अंडरस्टैंडिंग में किसी तरीके का कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं हो सकता, दोनों सेम चीज सोच रहे हैं, प्लस किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं हो। मान लो मैंने बोला कि हाँ भाई मुझे एक पौधा चाहिए, अरे कौन सा पौधा? मनी प्लांट चाहिए, जेड प्लांट चाहिए, कौन सा पौधा चाहिए वो नहीं पता। सो द मीनिंग ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट क्लियर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। लास्ट बोलता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है, नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिसके होने से मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं आपके सेक्शन 10 के अंदर, और कुछ आए हैं हमारे पास केस लॉज से। जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है, या तो ये भी पूछ सकता है कि 4-5 मुझे सिनारियो दे दिया और मुझसे बोला कि भाई इसमें से कौन कौन सा वैलिड है, कौन कौन सा वैलिड नहीं है, या मेरे से ये सवाल पूछ सकता है व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसमें मुझे देखना होगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। इफ इट इज ऑफ 5 मार्क्स क्वेश्चन आई कैन राइट एनी 5, इफ इट इज ऑफ 7 मार्क्स आई कैन राइट एनी 7। अगर वो स्पेसिफिकली बोल दे कि एक्ट में कौन कौन सा एलिमेंट्स दिया है तो मुझे सेक्शन 10 की बातें करनी पड़ेंगी। अगर उसने ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया है, आई कैन आइदर राइट एज पर सेक्शन 10 और आई कैन राइट एज पर केस लॉज। अगर केस लॉज वाइज लिख रहे हो तो कोशिश करना केस लॉ का नाम मेंशन करने का। दो ही है, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एस एंड कंपनी एंड बाल्फर वर्सेस बाल्फर। अगर ये आप लिखते हैं मार्क्स पूरे आएंगे।